Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, I welcome you all once again in our new lecture from Thermodynamics, and in this lecture we are going to discuss one of the important topic from Thermodynamics, that is internal energy. बेटा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी होती क्या है और हम इंटरनल एनर्जी की वेरियस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कौन से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है या इंटरनल एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये हम सारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको एक चीज बताता चलूं, ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय यू और इट इज डिनोटेड बाय ई. इसके दो सिंबल्स है, या तो हम इसको U से डिनोट करते हैं या तो हम इसको E से डिनोट करते हैं. तो इंटरनल एनर्जी कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक चीज यहां पे समझाता हूं. समझ लो मेरे पास यहां पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम है मेरे पास. ये जो सिस्टम है इसमें अंदर से मैं गैस लेता हूं, गैस अंदर से मैंने सिस्टम के अंदर से इसमें मैंने गैस रख दिया, तो ऊपर से मैं इस सिस्टम को क्लोज कर देता हूं. सो आई एम हैविंग अ टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम हियर. इस क्लोज्ड सिस्टम में अगर आप देख पा रहे होंगे अंदर मैंने इसमें गैस रखा है, तो ये ओवरऑल एक सिस्टम कहलाएगा. तो या तो मैं इसको एक सिस्टम कहूंगा पूरे, ये जो यहाँ मेरे पास एक बीकर है इसमें मैंने गैस रख दिया, ऊपर से मैंने इसको क्लोज कर दिया, या तो मैं इसे एक सिस्टम कहूंगा या तो मैं इसे एक बॉडी कहूंगा. सो एक बॉडी है मेरे पास जिसके अंदर मैंने गैस रखा हुआ है. तो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, ये भी एक बॉडी है या एक सिस्टम है, इसके अंदर से गैस पड़ा है इसमें. तो ये बॉडी जो है ओवरऑल सारी बॉडी जब मूव करेगी, ये सारी बॉडी जब मूव करेगी, जब ये मोशन में आएगी, सारा सिस्टम जब मोशन में आएगा, उसकी वजह से, मोशन की वजह से ये जो पूरा सिस्टम है इसमें डेवलप हो जाएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी. जो मैंने यहां पे बॉडी रखी है या जो मैंने सिस्टम रखा है, ये पूरा सिस्टम जब मूव करेगा, जब ये मूव करेगा, मूव करने की वजह से जो उसमें मोशन डेवलप होगी, उस मोशन की वजह से यहां पे काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी. सो जब ये ओवरऑल बॉडी मूव करेगी तो इसमें क्या डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज डेवलप्ड व्हेन द बॉडी इज इन मोशन. व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जब एक बॉडी या एक सिस्टम मोशन में होता है, जब वो मोशन में होता है तो उस बॉडी में या उस सिस्टम में हम कहते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है. अगर मैं इसी बॉडी को कुछ हाइट पे लेता हूं, अगर मैं इस बॉडी को टॉप पे रखता हूं किसी हाइट पे, तो वहां पे इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा. उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी डेवलप्ड इन द सिस्टम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सिस्टम में या इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी. बेटा दो चीजें हैं, या तो ये पूरा सिस्टम या तो ये पूरी बॉडी मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी. लेकिन जब हम इसी बॉडी को या इसी सिस्टम को किसी हाइट पे रखते हैं, तो हाइट पे रखने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब समझ लो दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो यहां पे सिस्टम है, सिस्टम ने अगर मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी. सिस्टम को अगर हम किसी हाइट पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी. ठीक है बेटा. सो अब मैं एक चीज और आपको समझाता हूं. इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, गैस. तो ये जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है, इन गैसोस मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, ये जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है इसमें
गैसियस मॉलिक्यूल्स या तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो उसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह रोटेट करेंगे तो उनमें रोटेशनल एनर्जी डेवलप होगी। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे तो इन गैसियस मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल एनर्जी डेवलप होगी। अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। सो वाइब्रेशनल एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, ट्रांसलेशनल एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, या रोटेशनल एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, या वो पोटेंशियल एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में डेवलप होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन सारी एनर्जीज को, जो एनर्जीज प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, उन एनर्जियों को हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। बेटा इस सिस्टम के पास तीन एनर्जीज है, तीन एनर्जीज। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो कि जब ओवरऑल सिस्टम मूव करता है उसकी वजह से इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। जब हम इस सिस्टम को एक हाइट पे रखेंगे उसकी वजह से इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी है क्या? अगर इस सिस्टम में मैंने इसके अंदर गैस रखा हुआ है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स या तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, या तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे अपनी जगह अराउंड देयर ओन एक्सिस, उसकी वजह से इनमें रोटेशनल एनर्जी डेवलप होगी। अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे तो इनमें वाइब्रेशनल एनर्जी डेवलप होगी। तो अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। तो कहने का मतलब है ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास है उसको हम इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं। सो अगर हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें, सिस्टम के पास एक तो काइनेटिक एनर्जी है जब ये सिस्टम मूव करेगा, सिस्टम के पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी है जब हम इस सिस्टम को हाइट पे रखेंगे, किसी हाइट पे रखेंगे तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। और गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहां पे, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो अपनी एनर्जी होगी वो कहलाएगी बेटा इंटरनल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है ये जो सिस्टम यहां पे है, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम that is equal to kinetic energy plus potential energy plus the internal energy possessed by the system. So अगर हमें एक बॉडी की, एक सिस्टम की टोटल एनर्जी डिटरमाइन करनी हो, हमें देखना है कि बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है जब वो सिस्टम मोशन में आ जाता है। अगर हमें देखना हो टोटल एनर्जी कितना है बॉडी के पास, तो हमें देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। सिस्टम के अंदर से जो गैस रखा हुआ है उस गैस के पास कितनी एनर्जी है, तो हमें उसकी इंटरनल एनर्जी देखनी होगी। वो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन, या वो बराबर होती है द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहां पे मैंने लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम that is equal to kinetic energy of the body of the system when it is in motion, and plus the potential energy which is developed in the system when under the influence of gravitational field or electric field, plus the internal energy which is possessed by the gaseous molecules. The sum of these three energies will give us the total energy present in the system. अब देख लो बेटा, अब देखो, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, ये पूरा सिस्टम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा मैं पूरे बॉडी की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में हुआ तो रेस्ट में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इसको मैं क्रॉस मार सकता हूं। व्हेन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो? व्हेन द सिस्टम इज इन रेस्ट। अगर यहां पे अगर हम सिस्टम को किसी हाइट पे नहीं रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट जीरो होगा। अगर हम ना तो ग्रेविटेशन फील्ड ले ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले, दोनों फील्ड्स के एब्सेंस में पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू जीरो होगा। जब इन दोनों एनर्जीज का वैल्यू जीरो होगा, एक तो बॉडी रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं,
तो मैंने इस बॉडी को इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ले लिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो ऐसे केस में जब आपका सिस्टम जिसके अंदर गैस है, जब आपका सिस्टम रेस्ट में है और उसको हम ना तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है ना तो हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जो ऐसा सिस्टम होगा उसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स। So what is internal energy? Internal energy is the total energy content present in the system which is due to the presence of the molecules in the system. Internal energy क्या है? ये total energy content है किसका? सिस्टम का। लेकिन कब? जब ये सिस्टम रेस्ट में होता है, जब हम इसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड लेते ही नहीं है। उस टाइम इस सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दैट टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। सो आई विल राइट डाउन हियर, आई विल राइट डाउन वन थिंग, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? Internal energy is the total energy content of the system, total energy content of the system or body when it is in rest, when the system or the body is at a rest and is placed in absence of gravitational and electrical field। जब हम एक सिस्टम को रेस्ट पे लेते हैं अंडर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टाइम सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जितनी एनर्जी होगी उसी एनर्जी को हम बेटा इंटरनल एनर्जी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक बस है, बस में अंदर क्या पैसेंजर्स बैठे हैं, पैसेंजर्स को आप कंसिडर करो वो गैसोस मॉलिक्यूल्स है या वो मॉलिक्यूल्स है। ये जो बस है आपकी, ये एक सिस्टम है। जब बस मोशन में आएगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। बस जब मोशन में आएगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। अगर हमने इस बस को किसी हाइट पे चढ़ा दिया तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दो एनर्जीज बस की अपनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी जब बस मूव कर रही है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जब हमने बस को एक टॉप पोजीशन पे रख दिया, एक हाइट पे रख दिया। तो दो एनर्जीज बस की अपनी है और एक एनर्जी बस की ऐसी भी है जो पैसेंजर्स की वजह से होगी। बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे अगर वो मूव करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जुड़ेगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर्स इनसाइड द बस। या अगर जो पैसेंजर्स होंगे अगर वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को हमने कंपेयर किया है पैसेंजर्स के साथ। पैसेंजर्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। पैसेंजर्स को अगर उन्होंने रोटेट किया, अगर उन्होंने ट्रांसलेटरी मोशन शो करी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। अगर इन पैसेंजर्स के बीच में इंटरेक्शन हुई तो हम कहेंगे सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई। लेकिन अगर बस रेस्ट में है तो बस की काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर बस को हमने इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। लेकिन जो बस के अंदर पैसेंजर्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि वो मूव भी कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम जो पैसेंजर्स की एनर्जी होगी वही एनर्जी ऑफ बस कंसिडर की जाएगी। तो यहां पे वही समझना है कि अगर हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम रेस्ट में है, सिस्टम की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है सिस्टम की वजह से, क्योंकि सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा और हमने ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप ही नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम के केस में जो सिस्टम रेस्ट में है उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? जो उसके अंदर गैसोस मॉलिक्यूल्स है उनके काइनेटिक एनर्जी उनकी पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर। उसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तभी हमने यहां पे लिखा इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम और द बॉडी इज एट रेस्ट and is placed in absence of gravitational field or electric field। जब हम एक सिस्टम को अंडर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और जब वो सिस्टम रेस्ट में होता है उस टाइम जो सिस्टम की एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो यहां पे मैं लिखूंगा एक चीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम
that is equal to kinetic energy of molecules, kinetic energy of molecules due to translatory motion, translatory motion. बेटा जब सिस्टम के अंदर गैसोस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनमें ट्रांसलेटरी मोशन डेवलप होगी, उस ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो भी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। प्लस internal energy is equal to the kinetic energy due to translatory motion plus kinetic energy due to vibratory motion, vibratory motion। अब जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है सिस्टम में वो अगर अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने की वजह से भी उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। अगर गैसोस मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे तो उस रोटेशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। सो आई विल राइट वन मोर थिंग, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इंटरनल एनर्जी सिस्टम किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, प्लस द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जब गैसोस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह तो उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। जब गैसोस मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे अराउंड देयर ओन एक्सिस, उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उसको कहेंगे हम रोटेशनल एनर्जी। So internal energy is equal to the sum of different kinetic energies of gaseous molecules which are produced either due to translatory motion, vibratory motion or rotatory motion। और इसमें मैं और एक चीज ऐड कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी। गैसोस मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जब गैसोस मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन गैसोस मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी। So I will say internal energy is equal to the sum of all the kinetic energies of the gaseous molecules which have been developed either due to translatory motion, which have been developed due to vibratory motion, which have been developed due to rotatory motion, and the sum of the potential energies of the gaseous molecules which is developed due to the force of attraction। तो सिस्टम के अंदर जब सिस्टम रेस्ट में है, जब हम सिस्टम को अंडर द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लेते हैं, उसके अंदर जो गैसोस मॉलिक्यूल्स होंगे, उन गैसोस मॉलिक्यूल्स की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी और उनकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी एनर्जीज को सम करके जो सिस्टम की एनर्जी इन सारी एनर्जीज को सम करके जो सिस्टम की टोटल एनर्जी आएगी, उसी टोटल एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। So what is internal energy actually? It is the total energy of the system when system is at rest itself, when system is placed in absence of electric or gravitational field. At that time the total energy of the system is equal to the kinetic energies of the gaseous molecules plus the potential energy of the gaseous molecules due to force of attraction। तो ये हमने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझाया, इंटरनल एनर्जी होता क्या है। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं, फॉर आइडियल गैस, अगर मेरे पास एक आइडियल गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार आपको एग्जाम में बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, ये पॉइंट जो मैं आपको समझाऊंगा। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो खाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब देख लो ऊपर मैंने क्या कहा था, फॉर सिस्टम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक आइडियल गैस के लिए कहा गया है जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस है वो खाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होता। अब सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एक थ्योरी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें हम आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि आइडियल गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है ही नहीं। आपने आइडियल गैस पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उससे पहले हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था जो आइडियल गैस होते हैं उनके पास फोर्स ऑफ, उनके बीच में, आइडियल गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। जब आइडियल गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है तो आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी।
इसलिए हम कहते हैं जो आइडियल गैसेस होते हैं, जो उनकी इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली, क्योंकि आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का होना पॉसिबल है ही नहीं. सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दिस, दैट इज फॉर आइडियल गैसेस the total internal energy is equal to the sum of kinetic energies only, not potential energy. Because in case of ideal gases we do not involve potential energy, because in case of ideal gases as per kinetic theory of gases there is no force of interaction. That is why there will be no potential energy in case of ideal gas. That is why we are saying in case of ideal gas internal energy is only equal to the sum of kinetic energies. So ये चीज आप यहां पे याद रखोगे. अब internal energy होता क्या है समझ लीजिएगा बेटा. फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन. Internal energy is equal to kinetic energy of gas due to kinetic energy due to translatory motion, due to vibratory motion, due to rotatory motion. जब गैसोस मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उन आइडियल गैसोस मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है वही काइनेटिक एनर्जी उन आइडियल गैसेस की इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन यहां पे मैं लिखता हूं फॉर रियल गैसेस कौन से गैसेस है बेटा? वो गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते, वो गैसोस मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो इन गैसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटरेटरी मोशन, और प्लस यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना है. रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी भी मैं यहां लिखूंगा दैट विल बी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी और रियल गैस की इंटरनल एनर्जी फर्क है. आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी खाली काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है, लेकिन रियल गैस की इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्लस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन. रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में अट्रैक्शन का फर्क है. जब अट्रैक्शन का फर्क है तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, तो रियल गैसेस में भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी. तो हम कहेंगे रियल गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. लेकिन आइडियल गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी है खाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकलेगा. सो इसको मैं हटा देता हूं बेटा. सो इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, यू विल से इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज. What do you mean by all the kinetic energies? The sum of kinetic energies due to translatory motion, जब गैसोस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लस द काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ गैसोस मॉलिक्यूल्स. जब गैसोस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, ये गैसोस मॉलिक्यूल है अपनी जगह, जब ये वाइब्रेट करेगा अपनी जगह तो उस वाइब्रेशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उसको भी लेना है. और जब गैसोस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा उसमें ट्रांसलेटरी मोशन डेवलप होगी, उसकी वजह से ट्रांसलेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी. और जब ये गैसोस मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो वहां पे रोटेशनल एनर्जी, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी है, वो भी डेवलप होगी. सो गैसोस मॉलिक्यूल्स में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, चाहे ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, चाहे ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, चाहे ड्यू टू रोटरेटरी मोशन, और जो अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी और गैसोस मॉलिक्यूल्स की सारी काइनेटिक एनर्जी मिला के जो इनकी टोटल एनर्जी आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स यहां पे आपको मैं बता देता हूं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आप याद रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी दैट इज यू ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सब अब कहेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करे. अब मैंने यहां पे कहा इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम अमाउंट पे डिपेंड करेगी. अब जितने मॉलिक्यूल ज्यादा लोगे सिस्टम में,
यानी कि अमाउंट जितना लोगे गैस का सिस्टम में ज्यादा, उतनी उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, यानी कि उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर आप अमाउंट सिस्टम में कम लोगे तो उनकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और उनका सम यानी कि इंटरनल एनर्जी भी कम होगा। सो इंटरनल एनर्जी जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम में आपने कितना गैस लिया हुआ है। जितना गैस ज्यादा लोगे उतनी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना गैस कम लोगे उतनी वहां पे इंटरनल एनर्जी कम होगी। तभी हमने कहा इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज ए पाथ फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी है ये एक पाथ फंक्शन है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है पहले इनिशियली दैट इज x किलो जूल पर मोल, एंड आफ्टर सम टाइम इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अब x के बदले z किलो जूल आ रही है, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल बढ़ रही है। तो आप क्या कहोगे, इसकी इंटरनल एनर्जी पहले कम थी, उसके बाद आफ्टर सम टाइम इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो गई। अब अगर आपको डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी यूएफ माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी दैट इज यूआई। दैट मींस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज हुई है। मैंने ऑलरेडी आपको पाथ फंक्शन पढ़ाया हुआ है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन वाला टॉपिक। सॉरी, ये जो मैंने यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा है ना बेटा, मैंने एक गलती कर दी है। जो इंटरनल एनर्जी है ना ये पाथ फंक्शन नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट इज अ स्टेट फंक्शन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जो इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है। इसका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो डिपेंड करता है कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी है और फाइनली कितनी है। अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना हो तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो वो प्रॉपर्टी जिसका चेंज इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है जिसका चेंज इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे कम है तो मैं गरीब हूं, अब कुछ सालों बाद मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं अमीर बन गया। ये जो गरीबी और अमीरी है ये किस पे डिपेंड करता है, मेरे पास कितने पैसे हैं, वो इस पे डिपेंड नहीं करता ये पैसे कहां से आए। अमीरी और गरीबी, अमीरी किस पे डिपेंड करती है, मेरे पास अमाउंट कितना है, बल्कि वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि अमाउंट कहां से आया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी, हाउ मच मनी आई एम हैविंग, इट डजंट डिपेंड वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम। That means the amount of money I have that doesn't depend upon the path which I follow for obtaining that amount of money. So अमीरी का होना it is a state function। मेरे स्टेटस जो है एक बंदे का एक स्टेट फंक्शन है। हम कहेंगे एक बंदा अमीर है या गरीब है, ये कैसे कहेंगे, हम देखेंगे उसके पास कितना अमाउंट है, पहले कितना था अब कितना है, तभी हम कहेंगे ये अमीर है कि गरीब है। तो यहां पे भी एक सिस्टम के पास पहले कितनी इंटरनल एनर्जी थी, लास्ट में कितनी इंटरनल एनर्जी है, उसका जो चेंज है उसी पे डिपेंड करेगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो एक पाथ फंक्शन नहीं है। और एक चीज ले लो आप, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग बेटा, हमने कहा था एक चीज कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, थर्ड पॉइंट समझो, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर हमें एक सिस्टम में देखनी हो उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी हो, तो आप देखो उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उस सिस्टम के गैसियस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब इन दोनों को सम करो, आपकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की मिल जाएगी। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, मैं एक पॉइंट आपको कहूंगा, इट इज इम्पॉसिबल, once again I will say, it is impossible to measure the exact value of internal energy of system। हम सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं सकते।
अब आप सर कहोगे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका वैल्यू एग्जैक्टली डिटरमाइन करना दैट इज इम्पॉसिबल। हम मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी मालूम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी और एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी मालूम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल समझ लो, आपको पता है कि मुदस्सिर सर के जेब में पैसे हैं, ठीक है, आपको पता है, लेकिन क्या यह पता है कि कितने पैसे हैं? नहीं पता है, वो आप बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो चीज बोलने के लिए आपको मेरी तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको तलाशी करने ही नहीं दूंगा। आप आओगे सर हमें देखना है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, लेकिन मैं कहूंगा मुझे जेब की तलाशी करनी ही नहीं देनी है। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो मेरे पास कितने पैसे हैं? नहीं है, नहीं मालूम कर सकते हो। क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि मैंने आपको चेक ही नहीं करने दिया। तो सेम इज द केस विद इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। क्या आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन हो रही है? जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं पता तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कहां से पता चलेगा? जब आपको यह पता नहीं है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में कितनी रोटेशनल एनर्जी प्रेजेंट है, कितनी ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, कितनी गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, कितनी गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में रोटेशनल मोशन हो रही है, तो उनका एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप मालूम कर ही नहीं सकते। तो जब आप एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी भी मालूम नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का वैल्यू आप मालूम कर ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यह है वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाई? Because we cannot determine the exact values of the kinetic energies and potential energies possessed by the gaseous molecules. सर फिर हम क्यों पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी जब हम इंटरनल एनर्जी का वैल्यू मालूम ही नहीं कर सकते? एक सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, जब वो मालूम ही नहीं कर सकते हमें पढ़नी ही क्यों है? फिर पढ़ना इसलिए है, अगर हम एक चीज मालूम नहीं कर सकते दूसरी चीज मालूम कर सकते। अगर आपको यह नहीं पता है कि मुदस्सिर सर के पास कितने पैसे हैं, लेकिन अगर आप मेरे पास ही रहोगे दिन भर, मेरे पापा ने मुझे 100 रुपीज दे दिए आपके सामने, फिर मामा ने फिर से 500 रुपीज दे दिए मुझे आपके सामने, आपको यह नहीं पता कि सुबह मेरी जेब में कितना है, लेकिन यह आप पता लगा सकते हो कि इसको दिन में कितने पैसे मिले हैं, यानी कि मेरा अमाउंट कितना है इनिशियली वो आपको नहीं पता है। लेकिन जब आप दिन में मेरे साथ रहोगे, मेरी मम्मा भी मुझे पैसे देगी, पापा भी पैसे देगा, वो पैसे आप देख रहे हो कि मुझे कितना मिल रहा है, तो मेरा जो इनिशियल अमाउंट है वो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे जो दिन भर मिल रहा है वो आपको पता है। यानी कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी जो मेरा हो रहा है, इंक्रीमेंट जो मेरे पैसों में हो रहा है, वो आपको पता चल सकता है जब आपको पता चलेगा कि पापा ने मुझे कितने पैसे दिए और मम्मा ने कि मुझे कितने पैसे दिए। उससे आपको यह पता चल सकता है कि मुदस्सिर सर के पैसे कितने ज्यादा हो गए। यहां अगर मेरे पास पैसे है, कितने हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन मैंने दिन में 3000 रुपीज खर्च कर दिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मेरे पास कितने पैसे हैं, आप बताएंगे सर हमें तो पता ही नहीं, लेकिन हम एक चीज बता सकते हैं, आपने दिन भर 3000 खर्च किया हुआ है। यानी कि वन थिंग इज देयर, इफ यू कैन नॉट इफ यू डू नॉट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई एम हैविंग, you do not know that, but you can predict one thing, how much I have gained from my parents when they have lent me some money, या how much money I have spent during the entire day जब आप दिन भर मेरे साथ रहोगे। सेम इज द केस विद इंटरनल एनर्जी। हम सिस्टम की जो एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी है, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी, वी डोंट नो व्हाट दैट एक्चुअली इज, उसका वैल्यू क्या है, लेकिन हम यह चीज बता सकते हैं इस सिस्टम ने कितनी अमाउंट हीट कर दी, गेन, कितना अमाउंट ऑफ हीट इसने गेन कर दी दिन भर, या इस सिस्टम ने कितनी वर्क कर दी, वर्क करने की वजह से इसने कितनी एनर्जी लॉस कर दी, वो चीज आप डिटरमाइन कर सकते हो। आपको यह नहीं पता कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, आपको यह नहीं पता। मैं कहता हूं यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट यू कैन फाइंड वन थिंग, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इसका इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा। सो हीट कितना एब्सॉर्ब करेगा उतनी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इतनी इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है वो आपको नहीं पता, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ रही है बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट वो आप मालूम कर सकते हो।
या ये सिस्टम जब वर्क करेगा, वर्क करने की वजह से ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो आप मालूम कर सकते हो। नो डाउट यू कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट यू कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ रही है जब इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब किया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी कम हो रही है जब इसने डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क की और फिर उसके डब्ल्यू अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो गई। तो देख लो बेटा, मैं यहां पे क्या कहता हूं, आप इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज मालूम कर सकते हो, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कितना इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कितना डिक्रीज हो रहा है। यह आप मालूम कर सकते हो जब आपको पता चलेगा सिस्टम ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करी, सिस्टम ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस की, या सिस्टम ने कितनी वर्क करी उसकी वजह से इसकी कितनी एनर्जी लॉस हुई, या सिस्टम पे कितना वर्क हुआ उसकी वजह से इसका कितना एनर्जी बढ़ रहा है, वो चीज आप मालूम कर सकते हो। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का नहीं पता, लेकिन ये बोल सकते हैं सर इसका कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट कैन बी डिटरमाइंड, दैट कैन बी डिटरमाइंड। वी कैन नॉट डिटरमाइन यू बट वी कैन डिटरमाइन डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। अब देख लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या है, आई डोंट नो दैट, उसके बदले में एक्स लेता हूं। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, एंड एक्स इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन इस एक्स का वैल्यू क्या है वो आपको पता ही नहीं है। लेकिन अब मैंने यही सिस्टम लिया, इसको मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इस सिस्टम को जिसकी अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी है, एक्स, इसी सिस्टम को मैंने बाहर से सराउंडिंग से क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी। अब बताइए क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब ये एब्सॉर्ब करेगा, क्या इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो वो इंटरनल एनर्जी टोटल किसके बराबर होगा? एक्स वाज द इनिशियल वैल्यू। अब इसने कितना गेन किया? क्यू वी अमाउंट ऑफ इसने गेन किया। और साथ में समझो अब सराउंडिंग जो है वो अब वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग वर्क करेगा, सराउंडिंग के वर्क करने के समय सराउंडिंग की एनर्जी लॉस होगी और वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क सिस्टम गेन करेगा। सिस्टम फिर से एनर्जी गेन कर रहा है, बट व्हेन सराउंडिंग परफॉर्म्स वर्क, सो सिस्टम की एनर्जी फिर से गेन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो यहां पे आप कहोगे कि सिस्टम की जो अब टोटल एनर्जी है वो एक तो इसका इनिशियल वैल्यू है एक्स, प्लस जो इसने अमाउंट हीट गेन कर दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिया आपने, प्लस इस पे जो वर्क हुई है डब्ल्यू अमाउंट, उस डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क होने की वजह से जब इस पे वर्क हो रही है तो ये डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से गेन करेगा। सो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी अब कितनी आएगी? एक्स प्लस क्यू वी प्लस डब्ल्यू। बात समझ आ रही है? ये वाली एनर्जी जो है एक्स जो इसकी अपनी थी, क्यूवी जो इसने हीट के फॉर्म में गेन किया, डब्ल्यू जो एनर्जी इसने वर्क के फॉर्म में गेन किया। अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? एक्स प्लस क्यूवी प्लस डब्ल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट वाज एक्स? इंटरनल इनिशियल इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज एक्स प्लस क्यूवी प्लस डब्ल्यू? दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो व्हाट विल बी द चेंज किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर होगा? एक्स प्लस क्यूवी प्लस डब्ल्यू। ये हो गई फाइनल इंटरनल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, इनिशियली कितना था? एक्स। तो यहां पे देख लो, ये एक्स माइनस में ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू किसके बराबर होगा? क्यू यू प्लस डब्ल्यू। तो आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। सर आपको यह नहीं पता कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, यह नहीं पता, लेकिन आप यह बोल सकते हो सर सिस्टम ने कितनी एब्सॉर्ब करी है हीट। आप ये बोल सकते हो सिस्टम के ऊपर जब वर्क हो रही है उस टाइम सिस्टम ने कितनी एनर्जी गेन कर दी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। सिस्टम, मेरे पास कितने पैसे वो आपको नहीं पता, लेकिन मैंने पापा से कितने पैसे लिए ये आप देख सकते हो, मैंने मम्मा से कितने पैसे लिए ये आप देख सकते हो। सो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पापा एंड माय मॉम
You can know that, but you don't know how much amount I am having personally. You do not know that. That is what we are saying here. You cannot know how much internal energy system is having, but you can predict one thing. You can know one thing: how much amount of heat system is gaining, how much amount of energy system is gaining while work is being performed on it. You can know these two values, and with the help of these two values, you can know how much amount of internal energy of system is being increased. ये चीज आप मालूम कर सकते हो. अगर आप इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप मालूम कर सकते हो. कैसे मालूम कर सकते हैं? क्योंकि सिस्टम एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम पे वर्क होगी, तो उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी. वो कितनी बढ़ रही है, वही तो चेंज आएगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप मालूम कर सकते हो. सिस्टम ने क्यों अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर दी? सिस्टम ने खुद से वर्क कर दी, तो वर्क करते करते फिर से वो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा. सो उस टाइम क्या हम कहेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना कम होगा वो डिपेंड करता है. इंटरनल एनर्जी कितनी कम होगी वो डिपेंड करना है सिस्टम ने क्यों फॉर्म में कितनी एनर्जी लॉस कर दी, सिस्टम ने वर्क के फॉर्म में कितनी एनर्जी लॉस कर दी. आप ये बोल सकते हो सिस्टम की एनर्जी कितनी बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी कितनी कम हो गई, आप बोल सकते हो बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ क्यू एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, by knowing the amount of energy gained in the form of work or amount of energy lost in the form of work. ये चीजें अगर आपको पता हो, आप internal energy of the system का change मालूम कर सकते हो. So here बेटा we are going to solve one numerical problem now. We are going to solve one numerical problem. एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं related to internal energy. समझ लीजिए, a system, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं. A system absorbs 500 calories of heat. एक सिस्टम है, वो 500 calories of heat absorb कर रहा है at constant volume, या क्या constant volume लिखो ही मतलब. A system absorbs 500 calories of heat. एक सिस्टम जो है वो 500 mOs of heat क्या कर रहा है? Absorb कर रहा है. And this system performs work of 250 calories. और यही सिस्टम वर्क कर रहा है, and system performs work of 250 calories. Find या calculate the change in internal energy. आपसे पूछा गया है आप इस सिस्टम का डेल्टा यू बताइए कितना होगा. अब देख लीजिए बेटा, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं. यहां पे डेल्टा यू किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू. इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी बढ़ रही है, दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की और सिस्टम ने वर्क के फॉर्म में कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उतना उसका चेंज आएगा. या सिस्टम कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर रहा है, या सिस्टम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो ऐसे करके दोनों फॉर्म में आप चेंज मालूम कर सकते हो. अब हमसे क्या कहा गया है? सिस्टम जो है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 5 कैलोरीज ऑफ हीट. जो सिस्टम है वो 500 कैलोरीज हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या है? 500 कैलोरीज. एंड दिस सिस्टम, और यही सिस्टम परफॉर्म्स वर्क ऑफ 250 कैलोरीज. अब आपसे कहा गया है ये जो सिस्टम है ना, ये खुद से वर्क कर रहा है, लेकिन जब ये वर्क कर रहा है ना, इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है. कितनी? 250 कैलोरीज. क्योंकि जब सिस्टम वर्क करेगा उस टाइम क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी. कितनी लॉस हो रही है? 250. तो W का वैल्यू क्या है? 250. क्या ये सिस्टम वर्क कर रहा है? हाँ जी, वर्क कर रहा है सिस्टम. तो सिस्टम जो वर्क करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस. तो लॉस होगी तो 250 कैलोरीज आप इसमें से माइनस कर दोगे. 250 कैलोरीज ये लॉस कर रहा है. देखो 500 कैलोरीज ये अब्सॉर्ब कर रहा था, तभी मैंने क्यू के बदले 500 लिख लिया. अब साथ में कहा गया है सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है. जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो वर्क करते करते इसकी एनर्जी लॉस होगी. कितनी एनर्जी लॉस हो रही है? 250. तो सिस्टम की 250 एनर्जी जब लॉस होगी तो यहां पे बेटा माइनस साइन आएगा.
तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर आएगा? 500 माइनस 250, दैट इज 250 कैलोरीज जो है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। देखो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी थी आपको पता ही नहीं था। सिस्टम के पास यू कितना था, इंटरनल एनर्जी कितना था, वो आपको पता ही नहीं था। लेकिन आपने सिस्टम का डेल्टा यू मालूम कर दिया क्योंकि आपको बताया गया सिस्टम ने 500 कैलोरीज एनर्जी गेन करी है, तो 500 इसका बढ़ गया। लेकिन साथ में इसने वर्क करते करते 250 कैलोरीज लॉस कर दी, तो 500 गेन किया था, लॉस कितना किया? 250। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा है फिर? 250। वही तो 250 चेंज है। तभी मैंने कहा था वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बट वी कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। चेंज कितनी हो रही है इंटरनल एनर्जी वो आप मालूम कर सकते हो बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट क्यू, और and by knowing the amount of energy absorbed or released in the form of W work done। अगर सिस्टम ने वर्क की तो उसकी एनर्जी लॉस होगी तो Q माइनस W आएगा। अगर सराउंडिंग वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी गेन होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W आएगा। लेकिन यहां पे हमने माइनस साइन क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी इतनी एनर्जी लॉस होगी, तो 500 में से आपको 250 कैलोरीज आपको माइनस करके आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहां पे मिल रही है। So this was all about the concept of internal energy and the change in internal energy. And one of the important properties of internal energy are it is an extensive property, अमाउंट पे डिपेंड करती है। साथ में हमने पढ़ा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है डेल्टा यू, दैट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। तभी हमने कहा था ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। और साथ में हमने ये भी बोला कि इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है, जिनको हम एग्जैक्टली मालूम कर ही नहीं सकते। तभी जाके हम इंटरनल एनर्जी को भी एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते। अगर हम इंटरनल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी के बदले हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ Q और इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, सो इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। Soon we will be coming with our new lecture that will be regarding enthalpy. So till then, take care of yourself and Khuda Hafiz, and keep watching lectures continuously. Khuda Hafiz.